क्या देश के अमीर रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, इसलिए आपको भी खरीद लेना चाहिए? दरअसल ट्विटर पे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये बताया है कि कैसे आजकल बिल्डर लॉबी इन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को अपने इन्फ्लुएंसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि अमीर तो रियल एस्टेट से पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो अमीर नहीं हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना खरीदने के लिए। वाकई वैसे ऐसी सलाह देने वालों का खुद का फाइनेंस कहां से आता है? बिल्डर से या अपने उन क्लाइंट से जिनको आप ऐसी मिसलीडिंग सलाह देते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। और आज एक बार फिर मैं ऐसे मिसलीडिंग फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले इन तथाकथित एडवाइजर्स की पोल पट्टी खोल रहा हूं। सबसे पहले इनका यह आर्गुमेंट ऑब्जेक्शनेबल है कि अमीर तो घर खरीद रहे हैं, लेकिन जो अमीर नहीं हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मेरा पहला सवाल यह है, आपका ब्रेन वॉश हुआ है ऐसे सलाह देने के लिए, या आपको इसकी कीमत मिली है? बाय द वे, बिल्डर्स कितनी फीस देते हैं आपको ऐसे सलाह देने के एवज में? मुफ्त में तो कोई ऐसी बेतुकी बात करके अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेगा नहीं। या फिर आपकी फीस टारगेट बेस्ड है कि आपके ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पे कितने लोग कन्विंस हो जाते हैं? जहां तक बात है अमीर लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने की, तो मैं तो हमेशा से ही कह रहा हूं कि रियल एस्टेट अब अमीरों का खेल ही रह गया है। ये गेम ऑफ डीप पॉकेट्स है। आखिर अमीरों को पैसा पार्क करने के लिए सेफ हेवन भी तो चाहिए। क्या वो अपना सारा पैसा किसी एक असेट क्लास जैसे कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में ही डालेंगे क्या? और फिर होम लोन अमीरों के लिए लिवरेज का खेल है, ना कि लायबिलिटी का, जो है आम इंसान के लिए निश्चित ही लायबिलिटी। इस देश में बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न का गैप देखिए जरा, या फिर देखिए प्रॉपर्टी बोरोइंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिलाकर और कंपेयर करें एवरेज एप्रिसिएशन से। अगर किसी का नेटवर्थ बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो अपने नेटवर्थ का कुछ हिस्सा, भले ही 30%, 40% या 50%, उतना तो रियल एस्टेट में डालेगा ही। क्या आपने कभी चेक किया है उनका नेटवर्थ जो महंगे 50 करोड़ से 100-200 करोड़ वाले घर खरीद रहे हैं? एक हाउसिंग यूनिट उनकी नेटवर्थ का कोई 5% भी नहीं होता है। और हां, अमीरों के लिए रियल एस्टेट है पैसा पार्क करने का सेफ हेवन भी। इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बस नोशनल वैल्यू है 100 करोड़ 200 करोड़, जैसे कि कई और चीजों में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स के साथ 50 करोड़ की पेंटिंग बिक गई। अब ये पेंटिंग की कीमत है या एक रिच कार्टेल की अंडरस्टैंडिंग कि ये इतने नोशनल वैल्यू पे ही ट्रेड होगी? आप अचानक से दुबई या सिंगापुर 50 करोड़ कैश लेकर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन पेंटिंग लेकर जा सकते हैं और वहां आपको इसके बदले कैश मिल जाएगा। महंगे रियल एस्टेट का भी यही हाल है। नोशनल वैल्यू है, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रॉपर्टी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? कोई स्टॉक तो है नहीं कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, को कैलकुलेट करेंगे। यहां इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम पे बस है लैंड कॉस्ट का सर्किल रेट, और वो भी मिसलीडिंग है अपार्टमेंट्स के केस में। और फिर क्या है, लग्जरी हाउसिंग में ईंट और दरवाजे सोने चांदी के होते हैं, जो इनकी 100 करोड़ 50 करोड़ की कीमत जस्टिफाई हो? रियल एस्टेट में कोई टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है क्या? ये कोई पेरिसेबल कमोडिटी भी नहीं है जो ना बिकने पे खराब हो जाए। कोई डिमांड और सप्लाई का गणित भी यहां इसलिए काम नहीं करता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ घर नहीं बिक रहे और दूसरी तरफ उसकी कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। और प्लीज कोई अब यह मत कहना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। यह भी बिल्डर लॉबी का मिसलीडिंग क्लेम है। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ा भी है तो एवरेज इन्फ्लेशन के रेट से, तो क्या प्रॉपर्टी की कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ी है? और फिर इनपुट कॉस्ट का ही रोना है
तो क्यों आप लग्जरी और सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च करके उसे और अनअफोर्डेबल बना रहे हैं? क्यों नहीं बनाते आप अफोर्डेबल हाउसेस? क्योंकि आप सर्व ही करना चाहते हैं अमीरों को जो प्रॉपर्टी में पैसा पार्क कर रहे हैं। और फिर कई अमीर लोग तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते ही हैं सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 54 का लाभ लेने के लिए, जो कि एक रियल एस्टेट बेचने के बाद दूसरे में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचाता है। आप जरा आईटी एक्ट 54 खत्म करके देख लें कि कैसे रियल एस्टेट मार्केट धड़ाम से गिरता है। 10 करोड़ तक वाले प्रॉपर्टी को तो बचा ही रहा है इनकम टैक्स का ये एक्ट। या फिर जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी रेट अलग है, वैसे ही लग्जरी हाउसिंग पे लग्जरी जीएसटी स्लैब के अनुसार 28% जीएसटी लगाकर देख लें आप। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर लग्जरी हाउसिंग की असलियत भी खुलकर सामने आ ही जाएगी। लेकिन आप अमीरों के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को बेंचमार्क बना के जिन लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं कि अमीर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उन एवरेज इंडियंस का नेटवर्थ क्या है? एक्चुअली उनका वर्थ जो है वो नेटवर्थ नहीं, डेट वर्थ होता है। एक आम इंसान तो महज कर्ज के भरोसे ही घर खरीदने की सोच सकता है। जैसे कि किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट में लिखा भी कि मैं एक बैंकर हूं और महानगरों में कोई घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं। यहां पर वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास या तो जेनरेशनल वेल्थ हो या हो ब्लैक मनी। यही है आम भारतीयों की सच्चाई, जिसे आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी न खरीदने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। दरअसल ब्रेन वॉश आप कर रहे हैं उन लोगों को घर खरीदने की सलाह देकर जो घर की कीमत अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं अपने ऑडियंस से कि उन्हें मार्केट में ऐसे फ्रॉड और मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसर से बचकर रहना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट के और फाइनेंशियल वर्ल्ड के। मेरी नज़र में ये किसी सेल्स एजेंट से ज़्यादा नहीं है। वैसे इन्हें ब्रोकर या दलाल कहना ज़्यादा सही होगा। प्रॉपर्टी अब इंडिया में सिर्फ अमीरों का खेल रह गया है और इसका सबसे बड़ा सबूत है लो रेंटल रिटर्न। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में 2% के रेंटल वैल्यू पे रह सकता हूं तो फिर मैं उसी प्रॉपर्टी का 8% होम लोन का ईएमआई और अन्य 2-3% कॉस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 10-12% कॉस्ट क्यों पे करूं? रेंटल वैल्यू और ईएमआई का गैप काफी होगा मेरा नेटवर्थ बनाने के लिए अगर मैं उसे ठीक से इन्वेस्ट करता चलूं। और हां, अगर मेरा एक नेटवर्थ है, मुझे अपना पैसा पार्क करना है, तो फिर समझ में आता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। अब चूंकि बिल्डर्स के घर बिकने कम हो गए हैं और उनका पूरा सेल्स चैनल, जिसमें ब्रोकर्स से लेकर प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं, तो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे सोशल मीडिया में पाए जाने वाले भ्रामक फाइनेंशियल एडवाइजर्स से आपको बचने की जरूरत है। अगर ये ऐसे ही सफल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो सोशल मीडिया पे मुफ्त का ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि यही इनका धंधा है। ये कोई जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं ही नहीं। सोचिएगा जरूर मेरी बातों पे। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।